देखिए, तो अब दूसरा हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी काफ़ी कुछ हमारे सिनॉप्सिस की तरह समरी ही है, बट इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एब्स्ट्रैक्ट भी समरी है, पर जैसे कि सिनॉप्सिस एक प्रपोजल की तरह काम करता है। प्रपोजल मतलब रिसर्च के पहले, ठीक है? बट एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है अबाउट योर पेपर, है ना? एक आपने जो पेपर पूरी रिसर्च की उसका एक शॉर्ट, एक समराइज्ड वे किस लिए यूज होता है? डिजाइन टू गिव द रीडर अ कंप्लीट और कंसाइज अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपका जो रीडर है, जो भी टीम है, कोई भी ग्रुप है, उनको आपकी पूरी की पूरी रिसर्च का एक समरी प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे क्यों ये सिनॉप्सिस से अलग है? बिकॉज सिनॉप्सिस क्या होता है, रिसर्च के पहले उस टीम को दिया जाता है जैसे कि वो अप्रूव या डिसअप्रूव कर सके और आप डिसाइड कर सके कि आपको इसी टॉपिक पे काम करना है या टॉपिक को चेंज करना है। ये सारी चीज़ें आप कर पाए। बट एब्स्ट्रैक्ट में वैसी बात नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिससे कि आप अपने इतने सारे बड़े काम की एक समरी किसी को दे सकें, वो पढ़ सके आसानी से। ठीक है, अभी हमारे पास वो कोठारी वाला बुक है, 400 समथिंग पेजेस का है। ठीक है, अगर वो बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर उनको कोई, अगर आपको वो बुक कल पे एग्जाम है और आपको आज सारे पढ़ाई करनी है, तो क्या करेंगे आप? जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं जिसमें कि सारे टॉपिक समराइज्ड हो। वो 400 पेज की बुक पढ़ने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं होता ना। तो ऐसे ही जब हमारे पास ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे हम कोई काम करते हैं, तो उसकी एक समरी बनानी होती है जिससे कि सामने जो भी पर्सन है वो उसको ईजिली समझ पाए। तो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है हमारे पूरे के पूरे रिसर्च की। इट्स अ मिनी वर्जन ऑफ योर पेपर। आपका जो भी रिसर्च है उसका एक मिनी वर्जन होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज अ वेल डेवलप्ड सिंगल पैराग्राफ। ये कितना छोटा होता है? सिंगल पैराग्राफ विच इज अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स इन लेंथ। और एब्स्ट्रैक्ट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च पेपर। आपका जो रिसर्च पेपर होता है उसके स्टार्टिंग में हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं कभी भी। आप नेट पे एक रिसर्च पेपर सर्च कीजिए, कोई भी रिसर्च पेपर, आपके किसी भी टॉपिक को डाल देना आप, वो टॉपिक एंड साइड साथ में लिख देना रिसर्च पेपर। तो उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आ जाएंगे काफ़ी सारे। फिर आप उसका फॉर्मेट देखना उस रिसर्च पेपर का, इसी तरीके से फॉर्मेट होता है। उसमें फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट दिया होगा उसका, मतलब नीचे क्या बातें लिखी हुई हैं उनका एक समरी ऊपर ही दी होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या काम करता है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है आपके रिसर्च पेपर की। आफ्टर रिसर्च टाइटल, मतलब टाइटल लिखा होगा आपकी रिसर्च का और उसके जस्ट बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा। अब आते हैं इसका पर्पस क्या होता है। जैसे कि हमने समझा सिनॉप्सिस का पर्पस क्या था, जैसे कि हम वो दें वो टीम को और वो टीम हमारे रिसर्च को समझ सके कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं, वो काम ठीक है नहीं है। वो उस पर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका था तो भी डिसअप्रूव हो जाती है कई बार, है ना? कई बार बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, हम कुछ भी नया नहीं बता रहे अपनी रिसर्च में, तो इस वजह से भी डिसअप्रूव होती है। लेकिन यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट है, केवल समरी देनी है, केवल अपने रिसर्च का एक अंडरस्टैंडिंग देना है। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सबमिशन ऑफ आर्टिकल टू जर्नल। जैसे कि आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा और आप इसको जर्नल को सबमिट करना चाहते हो जिससे कि वो उसको पब्लिश कर सकें। तो पब्लिश करेंगे तो इतना बड़ा रिसर्च का आर्टिकल थोड़ी ना दोगे, आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे वो आपके, इतनी बड़ी इसका वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे कि आप एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हो अपनी रिसर्च में। अगर उनको वो ठीक लगा तो वो उसको पब्लिश करता है। तो पब्लिश करने के लिए भी हमको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। उसके बाद थीसिस जब हम लिखते हैं तो उसके सबमिशन के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। अब इस सिंपल वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब समरी। ये चीज़ ध्यान में रखिए, उससे क्या होगा एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होगे कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या। सबमिशन ऑफ प्रपोजल फॉर कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस में भी हम जब पेपर्स अपने पढ़ते हैं ना तो उसके लिए भी उनसे अप्रूव करवाने के लिए उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है हमेशा। इम्पोर्टेंस क्या है? और भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, मैंने मुझे मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं और सारे ऐड कर सकूं, बट अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का एक इम्पोर्टेंस क्यों, क्या ज़रूरत होती है? वाई इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नेसेसरी इन रिसर्च पेपर? एब्स्ट्रैक्ट को लिखने की ज़रूरत क्या है?
इट हेल्प द पोटेंशियल रीडर गेट द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं लिखेंगे, अगर हम समरी नहीं बनाएंगे, तो इतनी बड़ी रिसर्च के साथ वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसका वही है। उसके बाद जो सर्च इंजन्स होते हैं नेट पे जो सर्च इंजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंक देते हैं। रैंक द आर्टिकल ऑन सर्च इंजन्स बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स ऑन एकेडमिक डेटाबेस। मतलब आपके रिसर्च पेपर में आप में क्या कीवर्ड्स यूज हुए, मतलब आपकी रिसर्च किस टॉपिक पे है, तो उसको रैंक देने के लिए हमको एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिससे कि वो इजीली आपको रैंक दे पाए, मतलब एक समराइज कर पाए कि आपने क्या लिखा है। समझ रहे हैं ना? अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो इतने बड़े वो उसको पेपर्स को वो पढ़ नहीं पाएगा और आपको रैंक नहीं मिल पाएगी उस पे, सर्च इंजन पे। कम्युनिकेशन योर की फाइंडिंग फॉर दोज हु हैव टाइम कॉन्स्टेंट्स इन रीडिंग योर पेपर। मतलब जिनके पास भी आपके पेपर्स, इतने सारे पेपर्स पढ़ने को टाइम नहीं है, उनके लिए एक समरी प्रोवाइड करेगा, उन सभी रीडर्स के लिए। यही इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है एब्स्ट्रैक्ट पे, तो आपको ये चीज़ें इंक्लूड करनी होगी कि एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, उसका डेफिनेशन, उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंस, और उसके बाद एस्पेक्ट, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। जब हम इतनी बड़ी रिसर्च पेपर का समरी बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी सिनॉप्सिस में देखा था, कुछ कुछ पॉइंट्स वैसे ही होता है इसमें, है ना, बिकॉज इसका पर्पस अलग है तो कुछ पॉइंट्स अलग भी होंगे। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, ऑल एब्स्ट्रैक्ट ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग सेक्शंस। पहला, रीजन फॉर राइटिंग, मतलब उस आपकी रिसर्च को लिखने का आपका रीजन क्या है। तो वन कैन स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग देयर रिसर्च स्टडी एंड यू कुड स्टार्ट विद अ ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन। मतलब आपने अपनी रिसर्च क्यों स्टार्ट की, जैसे कि हम पहले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। सिनॉप्सिस में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, समझिए कि आपका रिसर्च वही है, प्राणायाम से मेंटल स्टेबिलिटी कैसे मिलती है। इसका आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, तो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब रीजन फॉर राइटिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट लिखने की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है, तो आपका जो क्वेश्चन था उसी को यहाँ मेंशन करेंगे कि आपका रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे कि इस वजह से हम इस एब्स्ट्रैक्ट को लिख रहे हैं, बिकॉज हमारा ये रिसर्च का टॉपिक है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम, मतलब आपको वो ज़रूरत क्यों पड़ी प्राणायाम और मेंटल स्टेबिलिटी में रिलेशन देखने की, कोरिलेशन, क्या क्या कोरिलेशन है, क्यों आपने आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटल डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को फेस करते हुए देखा ऐसी प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज़, जिसकी वजह से आपने वो टॉपिक लिया है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आप सेकंड नंबर पे बताएँगे वहाँ पे। यू कुड एलैबोरेट द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब उसका स्कोप क्या है। देखिए, अगर आप ऐसी कोई रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छी होती है, तो सोसाइटी में उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ना लोगों के लिए, कि आपने अगर बता दिया कि इस प्राणायाम को इतने मिनट, इतने टाइम तक करने से ये मेंटल इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं, तो वो रिसर्च काफ़ी हेल्पफुल होगी सोसाइटी के लिए। तो उस मोटिव को बताना है वहाँ पे सेकंड पॉइंट में, ठीक है? उसके बाद थर्ड में बताना है मेथोडोलॉजी, मतलब प्राणायाम के थ्रू आप जो मेंटल स्टेबिलिटी बताना चाहते हैं, उसमें आपने कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ किया है वो बताना पड़ेगा। यू कुड मेंशन अ लाइन और टू अबाउट लाइन, एक या दो लाइन में आप ये बता सकते हो, व्हाट स्पेसिफिक मॉडल द रिसर्च स्टडी यूजेस इन द साइंटिफिक वर्क। आपने जो स्टडी की, आपने कैसे स्टडी की होगी, प्राणायाम करवाया होगा ना, लोगों को करवाना पड़ेगा, एक इंटरवेंशन देना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको वो रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी। तो आपने क्या मेथोडोलॉजी, क्या टूल्स उसके लिए यूज़ किए हैं, आपने कैसे ब्रेन को में वेव्स को या किन चीज़ों को कैसे मेज़र किया कि क्या फ़र्क आया। ऐसे ही बोलने से तो नहीं होगा ना, क्या चेंजेस उनमें आए, फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आए, वो सब के लिए कुछ टूल्स आपने यूज़ किए होंगे, मेडिकल टूल्स, उनमें क्या मेथोडोलॉजी यूज़ हुई, वो सब आएगा आपके थर्ड पॉइंट में। और इसके अलावा अबाउट यू कुड मेंशन द टाइप ऑफ एविडेंस यूज इन द रिसर्च,
कितने टाइप के एविडेंस इस मेथोडोलॉजी में यूज हुए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या, यू कुड डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपकी रिसर्च का क्या रिजल्ट निकला, वो उसकी समरी, मतलब एक समरी तो एक ही है पूरी, उसी में एक एक दो दो लाइन में आपको हर चीज़ बतानी है। जैसे रिजल्ट बताना है कि इतने इतने इंटरवेंशन के बाद में ये रिजल्ट हमारी स्टडी से आया कि जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसके बारे में डिस्कशन, और उसका फाइंडिंग क्या निकला एंड में, है ना, मतलब कंक्लूजन क्या निकला, वो आ जाएगा रिजल्ट में। उसके बाद फिफ्थ इन्फेरेंस में क्या आएगा, finally you could discuss how the research work how the research work contribute to the scientific society। आपकी जो रिसर्च है उसने साइंटिफिक सोसाइटी में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, क्या योगदान आपकी वजह से साइंटिफिक सोसाइटी को मिला, उसको आप इन्फेरेंस में बता सकते हैं। यू कुड स्पेसिफाई इफ योर फाइंडिंग्स कुड हेल्प फ्यूचर रिसर्चर एंड रिसर्चेस, मतलब आपकी इतनी अच्छी जो रिसर्च का टॉपिक है, इससे आगे आने वाले रिसर्चर्स को और आगे आने वाली रिसर्च को क्या फ़ायदा मिलेगा, वो भी आप इन्फेरेंस में लिखेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद में आप बता सकते हैं, बताएंगे मतलब अपने शॉर्ट नोट में। ये हो गया, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। वो सारे पॉइंट्स बताने के बाद में क्या क्या पॉइंट्स थे एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर एब्स्ट्रैक्ट आता तो पहले आप क्या है एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, ये लिखेंगे। उसके बाद उसका पर्पस, इम्पोर्टेंस, इनको जो जो चीज़ें हैं आप पहले या बाद में लिख सकते हो। ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी ही ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन इनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इम्पोर्टेंस, देन उसमें क्या-क्या एस्पेक्ट, मतलब क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। के बाद में जस्ट अ मिनट, और उसके बाद टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ये बता दीजिए कि टाइप भी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के, मतलब जो समरी हम बनाते हैं ना वो भी 3-4 टाइप की होती है। तो बेस्ड होती है ये किन-किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, मतलब छोटा कितना छोटा है आपका समरी, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो 2 टाइप की होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर साइज उसके कंटेंट के, सॉरी, बेस्ड ऑन कंटेंट, कंटेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव 2 टाइप की होती है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या, कैसे क्या कंटेंट कितना होता है, यूजुअली डिस्क्रिप्टिव वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाला चल रहा है, यूजुअली शॉर्ट 50 टू 100 वर्ड्स का होता है ये। 50 टू 100 डज नॉट इंक्लूड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो रिसर्च है उसको बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करता, 50 से 100 वर्ड्स के अंदर होता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव है। दूसरा हुआ इंफॉर्मेटिव। Informative, this abstract gives the essence of what the report is about। आपकी जो रिपोर्ट है उसका एसेंस, मतलब पूरी तरह से सार सार देता है आपकी। तो इट इज यूजुअली 200 वर्ड्स, ये 200 वर्ड्स का होता है जनरली। उसके बाद जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। क्रिटिकल कैसा होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, जब किसी ने कोई रिसर्च लिखा इतना सारा, उसका समरी बना रहा है, तो समरी बनानी है, क्रिटिकल अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें क्या होगा, वो काफ़ी कुछ उसको सोचेगा, चिंतन मनन करेगा अपने रिसर्च के बारे में, ठीक है, और और एनालिसिस करेगा, कहने का मतलब है एज इट इज़ नहीं लिख देगा। तो एनालिसिस करना मतलब एक क्रिटिकल एनालिसिस करना, सोचना समझना चिंतन मनन करना, मतलब अपनी चीज़ की हुई चीज़ के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करना और फिर उसको लिखना। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, 400 टू 500 वर्ड्स का। क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने किसी चीज़ को समझ लिया, समझो मैंने एब्स्ट्रैक्ट को समझ लिया, मैंने सारे नोट्स आपसे ले लिए, आपको बोला कि आप तो अपने मन से लिखो, तो क्या होगा, आपका वो क्या होगा, एक एनालिटिकल कमेंट्री होगी। आपने माइंड में अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट को समझा, तो आप लिखते चले जाओगे। लेकिन अगर आपने जस्ट देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो आप कम लिख पाओगे। लेकिन अगर आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कितना भी लिख सकते हो कि हाँ, मुझे ये भी पता है, वो भी पता है। तो क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस वाले होते हैं। तो वो 400 टू 500 वर्ड्स में जाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है वो हाइलाइट एब्स्ट्रैक्ट। ये दीज एब्स्ट्रैक्ट्स आर, ये बहुत कम यूज होता है।
इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ये बहुत कम। क्यों कम यूज़ होते हैं? बिकॉज़ ये अपना जो रिसर्च है ना, उसका बारे में पूरा एक पिक्चर क्लियर नहीं कर पाते। इस टाइप के जो हाइलाइट ये किन जगहों में यूज़ होता है, वहाँ वो यूज़फुल है, वहाँ यूज़ होता है। लेकिन ये कम इज़ यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि ये पूरी रिसर्च का एक अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट नहीं बना पाते, उसका पिक्चर क्लियर नहीं कर पाते। और पिक्चर के साथ-साथ आपकी रिसर्च का पर्पस भी इसके थ्रू क्लियर नहीं होता हाइलाइट एब्स्ट्रैक्ट से, इसकी वजह से ये काफ़ी छोटे होते हैं और आपके रिसर्च की क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं, वो उससे क्लियर नहीं होते, इसलिए इनको हाइलाइट एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। हाइलाइट्स बताता है केवल, आपकी रिसर्च का हाइलाइट बताएगा। उसका मेजर फाइंडिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सब चीज़ें इससे क्लियर नहीं हो पाती, पर्पस क्लियर नहीं हो पाता है। तो इतनी चीज़ें आप ऐड करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट के शॉर्ट नोट अगर आता है तो।